कि मेरे पापा गार्ड है। उस टाइम मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। पापा का दो दो टाइम जॉब करना, डबल शिफ्ट में जॉब करना। बीच में कभी कभी खाना भी स्किप कर देता, लंच भी स्किप कर देता था। मैंने क्या किया, डबल शिफ्ट में कोचिंग करनी स्टार्ट कर दी। सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। तो शिवम भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आपने हमारे थैंक इनविटेशन यू। को एक्सेप्ट किया और अपने इस थैंक यू सो वैल्यूएबल मच। एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो सबसे पहले थैंक तो यू। भाई मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि व्यूअर्स को पता चले। Good evening to all students and to you also. I'm Shivam Mishra. I've done BTech from Shri Ram Swaroop Memorial located in Lucknow. This is a private college, and after that I prepared for a year for ESC exam and GATE exam. And within 1 year, I've qualified this exam, ESC exam, and got All India rank 114. So today I will share my strategy, my planning, how I cleared this exam, and how I can help you all so that you can also crack this exam. क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक लाना मतलब काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ईएससी में सिलेक्शन होना ही बड़ी बात हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मतलब आपने ईएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया, मतलब उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि इतनी बड़ी एग्जाम है तो उसके पीछे रीजन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज उतना उसमें एफर्ट हम लोग दे नहीं पाते हैं। जी जी जी। तो ये बात आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि अगर कोई भी चीज को आपको अचीव करना है तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन होना चाहिए कि आप किसी भी चीज को क्यों कर रहे हैं। तो मेरा भी एक बहुत बड़ा रीजन था। जैसा कि मैं बताऊं आप लोगों को, मैंने जो स्टॉक में एक वीडियो बनाया उस पर शेयर भी किया है। सेम रीजन है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पापा गार्ड है, लखनऊ में जॉब करते हैं। तो वहां पे मैं देखता था कि वो बड़े बड़े ऑफिसर के गेट पे गार्ड की जॉब करते थे। तो जब मैं उनको देखता था तो मेरे पापा खड़े हो जाते थे जब भी वो बाहर आते थे, या फिर कोई भी काम होता था तो उनको देख के काफी अच्छा लगता था कि उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, हर एक चीज है, उनको घर भी मिला हुआ है और बाकी वो सोशली लोगों से कनेक्ट हैं और लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो मुझे भी लगता था कि क्या डिफरेंस है, जो मेरे फादर यहाँ पर हैं और वो वहाँ पे उनके इनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या डिफरेंस है। तो मैं पापा से पूछता रहता था, पापा ये ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको। तो पापा बोलते थे कि सिर्फ पढ़ाई करते रहो, आगे का रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। और मैं इसी बेसिस पे बस पढ़ता रहता था, पढ़ता गया। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करता था, 12th का क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी। उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन टफ लगने लगी हिंदी मीडियम की वजह से। जब मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैं 1 साल के लिए कोटा गया किसी तरह से, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो पापा ने किसी तरह से मुझे कोटा भेजा और थोड़ा वहां भी प्रॉब्लम हुई फाइनेंशियली, बट मैंने उसको काफी अच्छे से हैंडल किया। बट क्योंकि पहली बार मैं घर से बाहर गया था, इस वजह से मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। और सेकेंडरी थिंग जो थी कि हिंदी मीडियम, वहां पे भी थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को उतना प्रेफरेंस नहीं देते थे कोचिंग्स में। तो मुझे वहां भी काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। बट वहां पे मुझे फेलियर मिलने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला अपनी लाइफ में। मैंने सोचा कि यार सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छे से करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जब आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तब मैंने सोचा कि यार अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा एक एक चीज को और नई नई चीजें लर्न करूंगा। और जो भी चीज करूंगा उसको तो बेसिक जो कह सकते हैं बेस जो था मेरा, उसी के बाद आईआईटी में फेल के बाद स्टार्ट, और उसके बाद मैंने बीटेक में अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू करी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुझे काफी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था और बीटेक आप जानते हैं कि पूरा इंग्लिश मीडियम में रहता है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कैसे मैनेज करूं। कई सब्जेक्ट्स में तो मैं फेल हो जाता था, थ्योरी सब्जेक्ट्स में, लाइक आपका इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है या फिर और जो सब्जेक्ट थे थ्योरिकल, उन सब में मैं फेल हो जाता था। तो उसको धीरे धीरे टैकल किए, ऑर्गन्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको लिखना शुरू किया, इन्वॉल्व करना शुरू किया। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरी कमांड आने लगी इंग्लिश पे। और इसका प्रतिफल ये था कि मैं सेकेंड ईयर में अपने कॉलेज में टॉप करने लगा था, मेरिट लिस्ट में आने लगा था। तो इस तरह से करते करते जब मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं कुछ चीज कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। इसी बेसिस पे मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि अगर मैं कोई भी चीज करूंगा तो मुझे पक्का ही उसका रिजल्ट मिलेगा। और ये आपके मन में होना जरूरी भी है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मैं कई फ्रेंड से भी करता था कि यार मैं यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा और क्वालिफाई कर लूंगा। तो कहते थे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। तो क्योंकि मैंने अपने पास में देखा था कि जब भी मैंने मेहनत करी तो मुझे हमेशा रिजल्ट मिला है। इस वजह से मैं कहता था कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट ईयर में
आते आते मुझे फिर गेट और ईएससी के बारे में पता चला था। मेरे कॉलेज के एक फैकल्टी थे मिस्टर आशीष मिश्रा, उनसे मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चला था। तो मेनली जैसा कि मैं बताऊं आपको, मेरा मेन रीजन वही था कि जब पापा मेरे गार्ड की जॉब करते थे वहाँ ऑफिसर के घर पे, वहां से मैं देखता था कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे इनकी पोजीशन तक पहुंच सकता हूँ। तो मेन रीजन मेरा वही से था। ग्रेट भाई ग्रेट। मतलब लोगों के पास जी सब जी कुछ रहने के बावजूद वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, लेकिन जी आपने जी जैसे बताया कि आपके फादर गार्ड हैं, तो वहां पे जी जी मुझे खुद पता है ये चीज की, मतलब अगर गार्ड है तो वहां पे सैलरी कितनी होगी, और जो जी जी बेसिक बिल्कुल। फैसिलिटी होगी वो भी आपको नहीं मिलती रहेगी, लेकिन हार्डवर्क के बलबूते आपने यहाँ पे मतलब एक यहाँ चीज तक आप पहुंचे। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि मेरी फैमिली भी थोड़ी बड़ी थी, 3 सिस्टर और मैं। तो काफी कुछ प्रॉब्लम होती थी मुझे पढ़ाई का, तीनों सिस्टर का पढ़ाई का और मेरी पढ़ाई का, सारी चीजों को फाइनेंशियली टैकल करना, पापा का 2-2 टाइम जॉब करना, डबल शिफ्ट में जॉब करना, काफी चीजों को मैंने सीखा था कि कैसे मेहनत करके चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता था। आपकी स्टोरी सुन के कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है अपने काम को जी और जी अच्छे जी से करने बिल्कुल। का। सही में यार, मतलब जी मुझे बिल्कुल। एक चीज समझ में आ गई कि एक्सक्यूज देना ना सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है, क्योंकि जी अगर जी इंसान के जी जी पास कुछ भी ना हो तब भी वो बहुत कुछ कर सकता है। जी जी बिल्कुल। तो भाई अब मुझे ये बताइए कि मतलब आपका जैसे ही फाइनल ईयर का इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, ठीक है, सो इमीडिएटली जी जी आपने फिर अपनी ईएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जी जी। या आपने कहीं प्राइवेट जॉब किया था? अ, मैंने जब फाइनल ईयर में मैं आया था, तो मेरे कॉलेज में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज था और उसपे भी कोर कंपनीज आती नहीं थी आईटी सेक्टर की, ये इसी कंपनी, इसी ब्रांच की कंपनीज आती थी। तो क्या था कि मुझे लगता था कि मैंने जब मैकेनिकल ऑप्ट किया था फर्स्ट ईयर में, तो मैंने यही सोचा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही जॉब करूंगा। बट अगर मैं आईटी सेक्टर में जाके जॉब करूंगा तो मेरे 4 साल की जो मेहनत है बीटेक की, वो तो वेस्ट जाएगी, जिसको मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था भले ही मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं या प्राइवेट सेक्टर में जाऊं, बट मुझे मैकेनिकल की कोर कंपनी में जाना है। बट मेरा, आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हुआ नहीं मैकेनिकल की कोर कंपनी से। तो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मेरा रुझान ज्यादा आ गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि मुझे गेट और ईएससी के बारे में पता चला कि अगर आप गेट और ईएससी से एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होते हो, तो आप कहीं ना कहीं कोर कंपनीज में अपेयर हो सकते हो इंटरव्यूज में और क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये चीज मुझे लगी सबसे अच्छा तरीका। हार्ड वर्किंग तो मैं था ही, तो मुझे थोड़ा ये लगा कि यार अगर मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा तो मेरा सपना पूरा हो सकता है। तो मेरी न्यू वहां से स्टार्ट हुई थी और मैं फैकल्टी से बात भी करता रहता था। तो मेरे जो सीनियर फैकल्टी थे मेरे यहाँ पे कॉलेज में, मिस्टर आशीष मिश्रा, वो मुझे बताते थे कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने उसके बाद जो है किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करी। मेरा सिलेक्शन हो गया था माइक्रोमैक्स में, जॉब फेयर में गया था जस्ट ऐसे ही अपने आप को जज करने के लिए। तो मैं वहां गया और मेरा सिलेक्शन हो गया था माइक्रोमैक्स में। बट मुझे लगा यार अच्छा। माइक्रोमैक्स में जाने का कोई मतलब नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके। तो मैंने फिर ईएससी और गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी, वहां पे 1 साल ओके ओके। प्रिपरेशन करी। तो इसी तरह से मैंने ईएससी के लिए एग्जाम किया जी। तो भाई अब ये बताइए कि मतलब टिल फाइनल एग्जाम आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी रही और किस तरह से आपने प्लानिंग की, क्योंकि तैयारी तो जी लाखों लोग करते हैं लेकिन उसमें से सिलेक्शन जी जी। सिर्फ फ्यू हंड्रेड्स का होता है, ठीक है। बहुत कम तो रेशियो मतलब है, किस तरह से 1101। तो मतलब किस तरह से आपने तैयारी की, और आपकी तैयारी में ऐसा एक्स फैक्टर क्या था जो आपको फाइनल लिस्ट में लेके आया? जी जी। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये सीख लिया था, किसी भी चीज को अगर आपको करना है तो आपको उसकी हर एक चीज पता होनी चाहिए। बस ये बेसिक रूल था जो मैं पूरे थ्रू आउट अपनी पढ़ाई में फॉलो करता रहा। मैं मई में वहाँ दिल्ली गया, तो मुझे लगता था कि जो भी मेरी कॉपी में होगा या फिर जो भी मैंने पढ़ा होगा वो मैं अच्छे से कवर करूंगा। उसको थोड़ा भी अगर मैं भूल गया और वही एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मेरा वो पढ़ना बेकार हो गया। तो मुझे लगता था कि जो भी बुक्स हैं, जो भी थ्योरीज मैंने पढ़ी हैं, उनको तो अच्छे से कवर करना ही है। जब तक आप उस चीज को क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप उस एग्जाम को ही क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, जब तक आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी। तो मुझे लगता था कि उतनी नॉलेज तो अचीव करनी ही है, लगातार पढ़ाई करनी, कैसे भी करना है, बट उतनी नॉलेज आपको अचीव करनी है, क्योंकि हमारा कंपटीशन स्टूडेंट से ही है और वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जब मैं मई में गया तो पहले तो थ्योरीज स्टार्ट हुई। तो मैंने सोचा कि यार थ्योरीज हैं, इनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वहां पे मुझे लगता था यार जो भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनको कैसे कवर करना है, पहले से ही स्टार्टिंग से मुझे टेंशन होने लगी थी। तो लगता था यार अगर ये इतने नोट्स बन जाएंगे, इसको मैं लास्ट टाइम में पढ़ूंगा तो शायद अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा।
तो फर्स्ट बेसिक रूल था हम्म। मेरा शॉर्ट नोट्स बनाना। मैंने पैरेलली पढ़ाई करते करते इन थ्योरी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और जो सब्जेक्ट काफी हैवी थे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिनके मैं शॉर्ट नोट्स बनाने में काफी टाइम लग सकता था, उनको मैं कॉपी में ही हाईलाइट कर लेता था। और अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट करना रिवीजन के टाइम पे कि आपको सिर्फ उन हाईलाइटेड पॉइंट्स पे ही देखना है, आपको किसी और पॉइंट पे नहीं देखना है, आपको कुछ याद आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ऐसा होता है कि आप जब नोट्स खोलोगे तो आपको लगेगा ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं, फिर तो आपको वो हाईलाइट करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो रिवीजन के टाइम पे वो हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ना है, इतना आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो मैं क्या करता था कि वो हाईलाइट कर लेता था, और कुछ सब्जेक्ट के जैसे फॉर्मूलाज होते थे उनके शॉर्ट नोट्स बना लेता था, अलग से लिख लेता था। तो इस तरह से मैं थ्योरी सब्जेक्ट को कवर कर लेता था। उसके बाद मैं बात करूँ, थोड़े दिन बाद जब सब्जेक्ट कवर होने लगे तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई। तो टेस्ट सीरीज में मैं क्या करता था, जो पार्ट सिलेबस होते थे, मैंने कई कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो उसमें क्या था कि पार्ट सिलेबस में जो टेस्ट होते थे कुछ टॉपिक वाइज, उनको मैं कवर करता रहता था टॉपिक कंप्लीट कर करके। मैंने अपने आप को मैं धोखा नहीं देता था प्रिपरेशन में कि आज मैंने पढ़ाई करी तो मैं एक वीक बाद टेस्ट दूंगा। अगर मैंने फ्रेश पढ़ाई करी और फिर तुरंत टेस्ट दूंगा तो मार्क्स तो आ जाएंगे और मुझे लगेगा कि मुझे अच्छे से आ गया है, बट वो लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता था कि मैंने अगर आज पढ़ाई करी तो 7 दिन बाद टेस्ट देता था कि ये लॉन्ग लास्टिंग है जो मैंने रिवाइज किया है, पढ़ाई करी है या फिर नहीं है। तो इस तरह से मैं अपने आप को जज करता था, जो नहीं याद रहता था उसको फिर बाद में रिवाइज करता था। तो इस तरह से मैं टेस्ट सीरीज पार्ट सिलेबस करने लगा। जब पार्ट सिलेबस मेरे खत्म होने लगे तब फुल सिलेबस पे आया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे उनको करना स्टार्ट किया। उसके बाद जी उनको किया, जब सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर होने लगे तो फुल सिलेबस के करने स्टार्ट किए जो सब्जेक्ट वाइज थे। जब उनको कवर कर लिया फिर मैंने फाइनली एग्जाम के 1 महीने पहले से स्टार्ट किए जो फुल सिलेबस ऑल टॉपिक ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज होती है उसको करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से धीरे धीरे मैंने स्टेप वाइज टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट किया, और मुझे लग रहा है ये मेन फैक्टर था कि मुझे अच्छे से टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कवर हो गए थे और मुझे अच्छे से समझ में आ गया था। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि टेस्ट सीरीज में जो आपको क्वेश्चन डिफरेंट लगते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको पहली बार देखा है, आप उसको जरूर नोट डाउन कर लो, अपनी अलग नोटबुक बनाओ, उसमें नोट डाउन कर लो। सब्जेक्ट वाइज आप सब्जेक्ट मेंशन करो कि इतने पेज इस सब्जेक्ट के रहेंगे, इतने पेज इस सब्जेक्ट के रहेंगे, और उसमें आप मेंशन कर लो जो डिफरेंट क्वेश्चन है और उनको जरूर रिवाइज करो। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके ईएससी एग्जाम में आ जाए। तो इस तरह से मैं उनको टेस्ट सीरीज को कवर करता था। तो इसके बाद टेस्ट सीरीज हो गई, इसके बाद थ्योरी नोट्स भी मैंने बता दिया आप लोगों को। और कई सारे फैक्टर्स है, लाइक आपको कैलकुलेटर यूज करने को नहीं मिलता है ईएससी प्रीलिम्स में, और एट द सेम टाइम आपके गेट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो आप ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपको बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। उसमें आपको बाय योर ब्रेन बाय योर माइंड आपको कैलकुलेशन करनी है और उसी से ही आंसर लिखना है, और पूरा कंप्लीट आंसर लाकर आपको ऑप्शन टिक करना है। ये नहीं कि ये मुझसे हो जाएगा, मुझे कॉन्सेप्ट पता है हो जाएगा। आप उस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करो। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, हो सकता है आपने यूनिट गलत ले ली हो, मीटर की जगह मिलीमीटर ले लिया हो, तो कई सारी मिस्टेक्स होती है जो आपको प्रैक्टिस के बाद समझ में आती हैं। तो इस तरह से मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करता था, फाइनल आंसर निकालता था और उसके बाद चेक करता था सही है कि नहीं। और गेट एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें अलाउड होता है, बट ऑनलाइन कैलकुलेटर प्रेफर करिए क्योंकि उसमें ऑनलाइन ई कैलकुलेटर होता है। तो उसमें भी काफी डिफरेंसेस होते हैं कि आपको कौन सा फंक्शन कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, ब्रैकेट कहाँ पे लगाना है। तो उसी तरह से उसमें ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेटर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कई सारे क्वेश्चन में डिफरेंस ले आता है। इसके बाद अगर बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको पढ़ाई के साथ साथ रेगुलरली लगाना है, और मैं कहूंगा इसको आप बार बार लगाओ। किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने डायरेक्टली दे दिए हैं, वो हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, हो सकता है टेस्ट सीरीज में जो कंटेंट डेवलपर है वो फिर कहाँ से क्वेश्चन पिकअप कर रहा है या कहाँ से पिक कर रहा है नहीं पता है, बट आपके जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन ले रहे हैं तो वो उसी बुक से ले रहे होंगे जो उनको ऑथराइज है, जो उनको बताया गया है। तो आप भी वही क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, बार बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो उन क्वेश्चन को, उसके बाद आप किसी टेस्ट सीरीज पे जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी टेस्ट सीरीज ऑफ एनी कोचिंग। भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि प्रीवियस ईयर जितना हो सके उतनी बार लगाना चाहिए, बट एक ऑप्टिमम नंबर कितना है, मतलब कितनी बार सॉल्व कर लें? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितनी बार? जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए मैं बोलूंगा 3 टाइम्स तो आप कर ही लो।
उसमें आपको क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बट जब सेकेंड टाइम करोगे तो कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो हो ही जाता फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ये तो बेसिक रूल है, इसमें तो हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको पता है कि यार इसका आंसर ये होता है तो ये होता है, उसको आपको फिर लगाने की जरूरत नहीं है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको वो रिविजन मांगते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, दोबारा में भी सॉल्व करना है उनको, और प्रॉपर अच्छे से करना है। बट जब आप थर्ड अटेम्प्ट में जाओगे तो थर्ड अटेम्प्ट में बहुत कम क्वेश्चन बचते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करो, उनको मार्क करके भी रखो, उनको आप एग्जाम के पहले भी रिवाइज करके जाओ कि ये क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं आए थे, इसमें ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, एक एक चीज देख लो आप उसमें। तो मेनली आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 हैं जो आपको करने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। सो इसके बाद बात कर रहा था बुक की, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक होता है वो सोचते हैं कि बिल्कुल अच्छे से पढ़ लूँ, बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए, उसमें क्या करते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, 3 दिन 4 दिन बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं उस टॉपिक को। बट इतना नहीं करना होता है, आपको ऑप्टिमम इसमें भी रखना है कि कितना उस टॉपिक को पढ़ना है और कितने के बाद उसको छोड़ देना है। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है, ये आपको पता चलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि आपको उसमें किस क्वेश्चन में कहाँ तक पूछा गया है, किस कॉन्सेप्ट तक पूछा गया है। तो आप कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये लर्न करो कि हमें कहाँ तक कॉन्सेप्ट पढ़ने और कहाँ तक नहीं पढ़ने हैं। किसी भी टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो जो कोचिंग में थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसमें आपके जो कोई भी थ्योरी आपको समझ में नहीं है वो आप बुक से प्रेफर कर लो। बट अगर कोई कोचिंग में थ्योरी नहीं पढ़ाई गई है, ठीक है, तो आपको उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल कोचिंग सारी ही अच्छी हैं और सारे टॉपिक्स कवर कर ले रहे हैं। बट अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आपके सामने सिलेबस होना चाहिए एग्जाम का, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक आप अच्छे से पढ़ो। और मैं कहूंगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रेफर भी करो कि इस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपको इजी रहे ये डिसाइड करने में कि कहाँ तक हमें पढ़ना है, किस कॉन्सेप्ट तक हमें पढ़ना है। तो जो नहीं कोचिंग कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि सिलेबस से देख देख के अच्छे से बुक से पढ़ सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि आजकल बुक में बहुत ज्यादा दे रखा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना है, पीएचडी नहीं करनी है उसमें। इस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मुझे एग्जाम पे फोकस्ड रहना है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, और उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक कैलकुलेटर, टेस्ट सीरीज और रिवीजन, ये सब मैंने अच्छे से कवर किया। इसी वजह से शायद यही मेन कारण था जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ एग्जाम। अब भाई मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो रिवीजन है, रिवीजन आप किस तरह से करते थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जी जी, रिवीजन तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी तो प्लानिंग मैंने पहले से ही कर ली थी। जब मैं फर्स्ट क्लास में गया था तो मैंने समझ लिया था कि कैसे इनको कवर करना है, क्योंकि मेरी शायद इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं एक बार में पढूं और कवर हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता था, मैंने पहले से शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको जैसे बताया, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि पहले तो मैं कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें फॉर्मूलाज बहुत हैं या फिर कुछ क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट है, उनके शॉर्ट नोट्स में अलग से बनाता था A4 पेपर पे। और कुछ आपके ऐसे सब्जेक्ट्स है जो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा हैं, आप लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, उनको मैं क्या करता था उसी कॉपी में हाईलाइट कर लेता था। तो शॉर्ट नोट्स में ऐसे बनाता था। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था उससे भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते थे वो भी मैं उसमें मेंशन कर लेता था कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर है जो रिवीजन में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सिर्फ मेंशन कर लो, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है जी। और टेस्ट सीरीज के भी मैं क्वेश्चन लिख लेता था कि टेस्ट नंबर 1 की दिस टेस्ट सीरीज ऐसे करके मेंशन कर लेता था। तो आप जितना ज्यादा कवर कर सकते हो अच्छे से उतना ज्यादा कवर करो। ये रिवीजन आपका हो गया जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक करना है शॉर्ट नोट्स का। सेकेंड थिंग, आपका जब एग्जाम के 1 मंथ बचा होता है उस टाइम बहुत हैक्टिक रहता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आप एक साइकिल स्टार्ट करो सब्जेक्ट की रिवीजन की। आप डेज डिवाइड करो कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतने दिन देने, इस सब्जेक्ट को इतने दिन देने, इस सब्जेक्ट को इतने दिन देने। जब सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए तो फिर से फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। तो इस तरह से कर करके और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। एग्जाम के 1 मंथ पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या करो, आप सब्जेक्ट को कवर करो शॉर्ट नोट से। पहले रिवीजन में, एग्जाम के 1 मंथ में पहले रिवीजन में तो आपको पूरे नोट्स पढ़ लो, सेकंड में आप शॉर्ट नोट्स ही पढ़ो। इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। मतलब साइकिल स्टार्ट करो और एग्जाम के लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आपने रिवीजन करना छोड़ दिया तो आपको कभी भी वो चीज याद नहीं रहेगी। तो इस तरह से बार बार रिवाइज करते रहो, साइकिल उसकी प्रिपेयर करो सब्जेक्ट की। इस तरह से मैं रिवाइज करता था। तो शायद इतना सफिशिएंट होगा आपका कि शॉर्ट नोट्स लगातार कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, प्लस लास्ट में साइकिल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को रिवाइज करो। और भाई नॉन टेक्निकल पार्ट के बारे में कुछ बताइए, मतलब उसके लिए आपने क्या किया था, मतलब वो स्टार्ट में ही उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था
कि एग्जाम से 1 मंथ 2 मंथ बिफोर? नॉन टेक्निकल का तो मैं आपको बता दूं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। मुझे डेंगू फीवर हो गया था, तो मेरा काफी लॉस हो गया था। मैं 1 महीने तक बेड पे रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, कई सारे सब्जेक्ट्स मेरे छूट गए थे। दिल्ली में मैं घर आ गया था लखनऊ, कई सारे सब्जेक्ट्स मेरे छूट गए थे, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कैसे प्रिपरेशन करनी है। बट मैं जब वापस गया, सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है। तो मैंने क्या किया, डबल शिफ्ट में कोचिंग करनी स्टार्ट कर दी। और कोचिंग जो थी उनकी ब्रांचेस अलग अलग थी। मतलब एक ब्रांच में मैं साकेत में करता था क्लासेस, और सेकंड जो क्लास होती थी इवनिंग शिफ्ट में, वो मैं जाके गिटोनी में करता था। लगभग आप कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर का डिफरेंस होगा दोनों क्लासेस के बीच में। में कभी कभी खाना भी स्किप कर देता, लंच भी स्किप कर देता था। बट मुझे लगता था यार कवर करना है, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो बाद में फिर ये कभी नहीं होगा। इस तरह से मैंने करना स्टार्ट किया। लेकिन लास्ट में जब मैंने, फैकल्टीज बोलते रहते हैं कि यार ये जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी है, इसमें आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन होगा वो जनरल स्टडी, मतलब जो आपने बेसिकली आप पढ़ते रहते हो न्यूज में, ठीक, करंट अफेयर में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स के लिए, बस वही आता है। लाइक कोई ऐप आई कहीं पे, रेलवेज में कोई ऐप आई, या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ नया प्रोटोकॉल आया, या कुछ ऐसा कुछ, तो कोई मीटिंग हुई कहीं पे, तो ऐसी चीजें जो बेसिक हम लोग को पता होनी चाहिए इंजीनियर्स को। हम लोग इसको लेकर कंसर्न रहते हैं कि कैसे हम लोग करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे एथिकली चीजों को फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें आनी चाहिए। बस वही आपको न्यूज में, करंट अफेयर में पढ़ना होता है, वो आप अच्छे से पढ़ते रहो। कोई किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग की आप मैगजीन फॉलो कर सकते हो, और अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस के नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हो। इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जीएस पेपर, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंस में भी जीएस सब्जेक्ट नहीं आते हैं। तो आप प्री के लिए सिर्फ इतना कर लो, नोट्स अच्छे से कवर कर लो, और जो ये करंट अफेयर होता है इसको आप अच्छे से कवर कर लो। अब भाई आपने तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया यार। इससे पता चल गया कि अभी जो आपने बताया कि डबल शिफ्ट में कोचिंग की आपने, मतलब लंच भी नहीं करते थे, वो भी स्किप हो जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो एक तो वैसे ही हमारे पास जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, और उसमें भी आपका 1 महीना डेंगू में चला गया। मतलब यार यू आर द रियल इंस्पिरेशन यार। तो भाई अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईएससी के प्रिपरेशन के समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए? जी जी, पहले तो मैं आप लोगों को प्लानिंग और स्ट्रेटजी तो बता ही चुका हूँ क्या फॉलो करनी है। मेन चीज है आपका सेल्फ बिलीव, खुद पर भरोसा रखना। आपको जब तक खुद पे भरोसा है तब तक आपका एग्जाम बिना किसी रुकावट के क्लियर होगा, इजीली क्लियर होगा। ठीक है, तो मेन चीज है आपको भरोसा रखे रहो। अगर आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें भी आप सोच लो ये टाइम है, चल रहा है अभी, बट ये टाइम कट जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करते रहो। अगर आप पूरा अच्छे से नहीं कवर कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ गई है, फिर भी आप छोड़ो नहीं पढ़ाई को, थोड़ा थोड़ा ही करते रहो। आपको लगेगा यार इस प्रॉब्लम में जितना कोई स्टूडेंट कर सकता था उतना मैंने किया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते रहो, जिससे आपको डिमोरलाइज और ज्यादा ना हो जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही होगी और आप पढ़ाई भी छोड़ दोगे तो ज्यादा डबल डिमोरलाइजेशन होगा। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, और ऐसा सोचो कि यार अभी ये टाइम है, बट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। फिर मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। और एग्जाम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम, तो सोचा था ना एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो आप उसको अच्छे से कवर करते रहो। और क्वालिफाई ऐसे ही होता है, आपको अप्स एंड डाउन्स को टैकल करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी से। और ये सब मेनली आएगा आपके सेल्फ बिलीव पे। और जैसा कि आपने इनिशियली आपने क्वेश्चन पूछा था कि रीजन क्या था, उस एक रीजन को ढूंढो जिसकी वजह से आप इतनी मेहनत कर सको। क्योंकि जब भी आपको प्रॉब्लम है ना, उस रीजन को सोचो, यार मैंने क्यों सोचा था ये एग्जाम में अपेयर होने के लिए, क्यों सोचा था मैंने ये करने के लिए। आपके सपने, आपके फैमिली के सपने, वो सब आप जब बीच में लाओगे ना, तो आपकी अपने आप पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो मेनली आपको रीजन फाइंड आउट करो, अपने आप पे भरोसा रखो, हार्ड वर्क हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि हार्ड वर्क ही है जो आपको फ्रॉम द लोवेस्ट टू टॉप पे पहुंचा सकता है। तो इन सब चीजों पे बिलीव रखो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो मैं सारे स्टूडेंट को यही कहूंगा कि अच्छे से आप हार्ड वर्क करते रहो कंसिस्टेंसी से, और अपने आप पे भरोसा जरूर रखो, जरूर आपका एग्जाम क्लियर होगा। और भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने ये चीजें ऑलरेडी बताई है कि मतलब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आएगा जब आपका जो कॉन्फिडेंस है काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो आप इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते थे? ये तो बहुत ज्यादा मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, कि आजकल थोड़ा सा भी किसी भी टेस्ट सीरीज में, एक छोटी सी टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आए तो उनको लगने लगता है यार अब मैं क्वालिफाई कैसे करूंगा, मार्क्स ही नहीं आ रहे मेरे, मैंने ये पढ़ाई नहीं करी, वो पढ़ाई नहीं करी। यार ये सोचो ना कि वो एग्जाम में अगर कोई छोटा सा टेस्ट था
अगर आपने पढ़ाई नहीं करी इसलिए मार्क्स नहीं आए, ठीक है, अगले एग्जाम में पढ़ लोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं कि इसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, मेरे मार्क्स नहीं आए। तो कंपैरिजन भी नहीं करना। हो सकता है वो तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा हो सकता है वो 3-4 बार कोचिंग कर चुका हो, है ना। तो किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि उसने क्या कर रखा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आप अपने आप को देखो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ रहे हो, तो आप जितने मार्क्स ला रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए, आपने इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जितनी पढ़ाई करी उससे कम मार्क्स आएंगे। तो आप क्या करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो चीजों को, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा। इस तरह से धीरे धीरे चीजें कवर हो जाएंगी। और उसके बाद अगर मोरल डाउन रहता है तो मैं अपने जो जिन चीजों को मैं एंजॉय करता था वो मेनली करता था। लाइक मैं गाने सुनने लगता था, ऊपर छत पे जाके मैं गाने सुनते रहता था, मन में सोचता रहता था कि यार ईएससी एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, मैं कैसे चीजों को कर सकता हूँ, आगे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो पक्ष को सोचो कि इन्होंने ऐसे किया तो इनको ऐसे ऐसे चीजें मिली है, उन पक्ष को सोचो, आपको अच्छा लगेगा। मैं अपने आप को वही पे एज्यूम करता था जहां मैंने बचपन में अपने पापा को देखा था, जब वहाँ गार्ड की जॉब करते थे, तो जो ऑफिसर था मैं उसी की जगह पे अपने आप को एज्यूम करता था कि किसी दिन मैं भी चलूंगा तो सब मुझे जय हिंद करेंगे। और आज मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ कि सच में वहाँ पे सल्यूट करते हैं प्रॉपर। तो मुझे वो सब याद आता है पुराना कि मैंने कैसे चीजों को हैंडल किया और कैसे मैं हार्डवर्क करता था। तो आप भी आगे सोचो कि जब आप मेहनत करोगे तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। इसी तरह से आप अच्छे से कर सकते हो। तो पक्ष को सोचो, आप गाने सुनने का मन करता है गाने सुनो, कोई नॉवेल पढ़ने का मन करता है नॉवेल पढ़ो। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। अगर किसी की गर्लफ्रेंड है उससे बात करने का मन है तो आप गर्लफ्रेंड से बात भी कर सकते हो। फैमिली मेंबर में किसी से बात करके अच्छा लगता है तो उससे बात कर सकते हो। तो कई सारे तरीके होते हैं जो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हो, टाइम को स्पेंड कर सकते हो। इस तरह से मैं हैंडल करता था जब मेरा मोरल डाउन होता था। सो भाई मैं अब चाहता हूँ कि आप एस्पिरेंट्स को फाइनल मैसेज दें। फाइनल मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप जब भी मोरल डाउन होता है आप हारो नहीं, आप डट के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, उसका डट के सामना करो। जरूर एक दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप जहां आप चाहते हो अपने आप को अज्यूम करते हो वहां पर जाओगे। और लास्ट टाइम मैं यही कहूंगा कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक नॉइज। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जरूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू। बिल्कुल सही बात की भाई आपने। वैसे तो भाई इस वीडियो में हमने काफी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया और आपने ओवरऑल सारी स्ट्रेटेजी, पूरी जो भी प्लानिंग आपने की थी, आपने हर एक चीजों को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी अगर उन्हें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है वो वहां पे भी उन्हें जो भी हेल्प चाहिए वहां से आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आगे चल के जो भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वंस अगेन शिवम भाई, thank you very much for sharing your valuable and precious experience, and I hope this will help lots of students who are preparing for the ESE exam. इस सेशन को अब यहीं फिनिश करना होगा। बाय, टेक केयर। ओके, बाय, गुड नाइट।